हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 27 के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर भाग 27 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यानी कि भाग 26 तक पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस श्रृंखला को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ये श्रृंखला जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं, जितने व्याख्या किए जा रहे हैं, वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस श्रृंखला का आप लोग आनंद लीजिए और अपने नोट्स को सही तरीके से और अच्छे दिशा निर्देशन में बनाइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 27 के बारे में और देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी मतलब कि 3 कक्षों वाला हृदय किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। ठीक है, तो त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है आपका उभयचरों में। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर मारिएगा, टिक करिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, ये अगर पहली चीज़ के बारे में बात करें तो जो त्रिकोष्ठी हृदय है, ठीक है, इसको आप लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए। त्रिकोष्ठी हृदय उभयचरों में पाया जाता है। उभयचरों में पाया जाता है। इसमें, ठीक है, इसमें एक निलय, ठीक है, एक निलय और 2 आलिंद पाए जाते हैं। एक निलय, 2 आलिंद पाए जाते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, और ये आपके जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। उभयचर क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर रहते। ठीक, दूसरी बात इसमें देखिए, स्तनधारियों व पक्षियों में, स्तनधारियों जैसे आप मान के चलिए कि मनुष्य हो गए, ठीक है, और जानवर हो गए। स्तनधारियों व पक्षियों में चतुष्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। चतुष्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, हृदय पाया जाता है जिसमें, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, जिसमें 2 निलय, 2 आलिंद होते हैं। ठीक, 2 आलिंद। इस तरह से आप लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देख लीजिए इसमें कि जो मछलियों में है, ठीक, मछलियाँ जो हैं अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं और त्वचा से भी सांस लेती हैं कुछ मछलियाँ, तो इनके लिए द्विवेशमीय, इनका हृदय जो होता है द्विवेशमीय होता है। ठीक है, मछलियों का हृदय क्या होता है? द्विवेशमीय होता है। द्विवेशमी का अर्थ होता है ये आपका गलफड़ों से, श्वसन तंत्र से संबंधित होगा, जो त्वचा से सांस लेने वाले होंगे जीव जंतु, द्विवेशमीय होता है। ठीक है, जिसमें केवल अशुद्ध रक्त निकलता है। ठीक है, केवल अशुद्ध रक्त निकलता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, मछलियों में कौन सा हृदय होता है, स्तनधारियों और पक्षियों में कौन सा हृदय होता है, ठीक है, और उभयचरों में कौन सा हृदय पाया जाता है, किस, ठीक है।
तो उभयचरों में त्रिकोष्ठी होता है, जिसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं, एक का नीलय और 2 आलिंद पाए जाते हैं। स्तनधारियों और पक्षियों में चतुष्कोष्ठी होता है, जिसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद 2 नीलय होते हैं। और मछलियों का द्विवेशमीय होता है, ठीक है, द्विवेशमीय होता है, जो आपका गलफड़ों से और त्वचा से सांस लेने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे और हमेशा की तरह शानदार तरीके से प्रश्नों को हल किया जाएगा और अपने नोट्स को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे तो हम लोग और भी चीज़ें लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? महासागरों में डूबी हुई, ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ है, सोनार है, बैरोमीटर है। सबसे पहले इन तीनों का हम लोग जान लें कि किसका क्या कार्य होता है, ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। अगर सिस्मोग्राफ की अगर हम बात करें, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। और पैमाना कौन सा होता है? रिक्टर स्केल तीव्रता, ठीक, पैमाना कौन सा होता है? रिक्टर स्केल, ठीक है। फिर उसके बाद बैरोमीटर की हम बात करें, बैरोमीटर से क्या किया जाता है? बैरोमीटर वायुदाब नापा जाता है, ठीक है, वायुदाब ही नापा जाता है ना, वायुदाब मापा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब मापा जाता है। और वायुदाब क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वायुदाब क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सोनार की अगर हम बात करें, सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। यही है आपका समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, ठीक। ये तीनों चीज़ नोट कर डाउन कर लीजिए, आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा, ठीक है। और सोनार से कैसे लगाया जाता है? जैसे कि मान चलिए कि कोई समुद्र में कोई वस्तु डूब चुकी है, ठीक है, और बड़ी है, मान के चलिए समुद्र में तो कोई छोटी मोटी वस्तु डूबेगी नहीं, और जब भी समुद्र में खोजा जाएगा कुछ भी, तो वहाँ पर बड़ी वस्तुओं को खोजा जाता है, जैसे कि जहाज़ कोई डूब गया, कोई कंटेनर डूब गया, तो इस तरह चीज़ें खोला जाता है। तो जो सोनार होता है वो एक ऐसा यंत्र होता है कि उसमें से ध्वनि तरंगें निकलती हैं, ठीक है, सोनार से ध्वनि तरंगें निकलती हैं। समुद्र के अंदर जब ध्वनि तरंगें को छोड़ा जाता है सोनार के ज़रिए, तो वो जाकर कहीं पर अगर टकराती हैं किसी से, तो वो वापस रिटर्न आ जाती हैं, ठीक है। तो जिससे पता लगाया जाता है कि वो वस्तु उस जहाज़ का कोई भी अगर मलबा है, कोई भी चीज़ है, तो वो उस सोनार से कितनी दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। इस तरह से लगाया जाता है पता डूबी हुई वस्तुओं का। और फिर दूसरी बात ये है कि सोनार से समुद्र की गहराई भी मापा जाता है, ठीक है, कि समुद्र कितना गहरा है, ठीक। जिससे आप मान के चलिए कि अगर ऊपर से सोनार की ध्वनि तरंग छोड़ी गई तो नीचे कहीं पर तल से टकराएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, तल से टकराया और ऊपर गया, और वहाँ पर एक यंत्र के द्वारा उसको नाप लिया गया कि कितनी गहराई है, ठीक है। तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का भी पता लगाया जाता है, समुद्र की गहराई का भी पता लगाया जाता है सोनार से, ठीक है। इन सभी चीज़ों का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बताएं कि वायुदाब क्या होता है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य अवस्थित है, ठीक है। पंजाब हिमालय 2 नदियों के मध्य अवस्थित है, ठीक है। ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये जो है 4 हिमालय हैं। इसका जो विभाजन है ये प्रादेशिक विभाजन माना जाता है, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। चलिए हम आज प्रादेशिक और प्राकृतिक विभाजन आपका नेपाल हिमालय का बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक पहले रहने देते हैं, पहले हम शुरू करते हैं
किसे, प्राकृतिक विभाजन से, क्योंकि प्रादेशिक ही ये है तो प्रादेशिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन क्या होता है? ठीक, तो प्राकृतिक विभाजन में जो हिमालय का जो भाग बांटा जाता है, जिसमें 4 भाग माने जाते हैं, वैसे आप देखेंगे तो 5 भाग हैं। ठीक है, जिसमें हम मान के चले पहला जो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय भी बोला जाता है, पार हिमालय। ठीक है, ठीक इस तरह से हम लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। दूसरी चीज़, दूसरे जो है इसको क्या बोला जाता है? महान हिमालय, महान हिमालय। इसको क्या क्या बोला जाता है? बृहत, बृहत हिमालय। फिर इसको हिमाद्री भी इसी को बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है, और ग्रेट हिमालय इसका इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो महान हिमालय का बृहत हिमालय और हिमाद्री भी। ठीक है, और ग्रेट हिमालय। तीसरी लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय, लघु हिमालय को क्या बोला जाता है? इसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है, मध्य हिमालय। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग हिमालय लिख लीजिए, मध्य हिमालय। ठीक, चौथी जो है आपकी शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, शिवालिक हिमालय इसको बोला जाता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक, ये तो आपका 4 एकदम कन्फर्म है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, किधर से? उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है ये आपका 4 हिमालय है। और 5वां जो हिमालय पाया जाता है पूर्वी भारत में पाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, 5वां, इसको वैसे गिना नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ये होती है पूर्वांचल की श्रेणियाँ, पूर्वांचल की श्रेणियाँ, श्रेणियाँ। ठीक है, ये 5वां हिमालय आपका, ये प्राकृतिक विभाजन है। ठीक है, तो पूर्वांचल की श्रेणियों को उससे आप देखेंगे कि वैसे उसमें लिया नहीं जाता, गिना नहीं जाता है, लेकिन अब 4 हिमालय मान के चलिए, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इन्हीं चारों के बारे में हमेशा पूछता है। ठीक, तो प्राकृतिक विभाजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रादेशिक विभाजन की। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और क्रम भी याद रखिए, कौन सा क्रम कहाँ पर है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हिमालय के बारे में जो जब ज्योग्राफी क्लास चलेगा उसमें बताया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी में, और बहुत ही जल्द हम लोग उसके स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल से बने रहें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग अपने नोट्स को बनाते रहें, जिससे आप लोगों का जो नोट्स है वो भी सुदृढ़ता मिलेगी, और जो पढ़ाई है उसको भी एक अलग तरीके का लेवल मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रादेशिक के। प्रादेशिक विभाजन, विभाजन किसने किया? सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। ठीक है, सर सिडनी बुरार्ड। ठीक, सर सिडनी बुरार्ड ने पहली बार प्रादेशिक विभाजन किया था। ठीक, चलिए हम ये चारों नदियां हैं, कितनी हो गई? 1 नदी, 2 नदी, 3, 4, 5 नदियां हैं। 5 नदियों के मध्य में आपके प्रादेशिक हिमालय पाया जाता है, 4 हिमालय हैं, और हम इसको पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है, हिमालय कहाँ है? सिंधु और सतलज के मध्य है, सिंधु व सतलज। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सिंधु और सतलज। और कितना लंबा है ये? आपका 560 किलोमीटर लंबा है। लंबाई किसकी कितनी है? 560 किलोमीटर। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग डाटा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ है? ठीक है, सतलज और काली नदी के किनारे, नदी मध्य, सतलज और काली नदी, सतलज व काली। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया दूसरा, कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई आप देखेंगे
इसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आपका आंसर ही मिल गया कि पंजाब हिमालय कहाँ अवस्थित है, सिंधु और सतलज के मध्य में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय कहाँ अवस्थित है, काली व तीस्ता नदी के मध्य अवस्थित है, काली व तीस्ता नदी के मध्य। और तीस्ता नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा। और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, 800 किलोमीटर के लगभग में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबाई इसी के है, 800 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए असम हिमालय, असम हिमालय दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। असम हिमालय कहाँ है, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मध्य, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। इसकी लंबाई जो कितनी है 600 लगभग में, 600 किलोमीटर के लगभग में है, सॉरी 600 कह रहे हैं, 750 किलोमीटर है, ठीक है। 750 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप लोगों को लंबाई भी पता चल गई, किस नदी के बीच बंद में कौन सा हिमालय है प्रादेशिक विभाजन में, ठीक है। और किसने किया था, सर सिडनी बुरार्ड ने किया था, ठीक है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560, कुमायूं हिमालय के 320, नेपाल हिमालय के 800, असम हिमालय की 750। तो इस तरह से आप लोग क्रम भी याद रख सकते हैं। अगर लंबाई के बढ़ते से छोटे क्रम में लाना होगा तो सबसे पहले 800 हो जाएगा, फिर 750, फिर 560, फिर 320, इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग अपना बनाकर लिख लीजिएगा। ये आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा है, कहाँ से है, इस तरह से दिशा है। ये आपका वेस्ट हो गया और ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। तो इस दिशा में यह है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो असम नेपाल कुमायूं पंजाब हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व पूछे पंजाब कुमायूं नेपाल असम हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और चैनल से जुड़ते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, वनडे में पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कर्क रेखा, कर्क रेखा इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश है ये, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, ठीक है। चलिए उन 8 राज्यों के हम नाम बता दे रहे हैं और राजधानी बता दे रहे हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये पश्चिम से पूर्व का क्रम आप लोग देखिएगा, पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गांधीनगर, ठीक है, गुजरात। फिर राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, पिंक सिटी, जयपुर, जयपुर में क्या है, हवा महल है, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, भारत का हृदय, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, भोपाल। फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए, रायपुर है कि नया रायपुर, सीधे छत्तीसगढ़। चलिए हम नया रायपुर लिखते हैं, नया रायपुर, वैसे रायपुर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। झारखंड की राजधानी, झारखंड महेंद्र सिंह धोनी का राज्य है ये, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, रांची। महेंद्र सिंह धोनी को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, उनको कोई नहीं जानता। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता। कलकत्ता एक बंदरगाह भी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए त्रिपुरा,
त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला, ठीक है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, ठीक। अगर त्रिपुरा जो है आपका ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। आप कभी मैप देखेंगे तो उसमें त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए मिजोरम। मिजो पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। मिजोरम में की राजधानी क्या है? आइजोल। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर भारत की राज्य राजधानियाँ पूछें तो इस तरह से है। और मणिपुर की राजधानी ये मणिपुर से कर्क रेखा नहीं जाती है, तो हम यहाँ पर मणिपुर की राजधानी लिख दे रहे हैं, ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर्क रेखा से हो गई। 23.5 डिग्री इसको बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4 ये हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम 4 ये हो गए, 8, ठीक है। तो सबकी राजधानियाँ भी हो गई और भी सारी चीज़ें कर्क रेखा के बारे में हो गया। और कर्क रेखा है आपको जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। 2 बराबर भागों में बांटती है। और एक ऐसी रेखा है जो भारत के स्थलीय भाग को जलीय भाग से अलग करती है। उस रेखा का नाम बताइए, कितनी डिग्री की रेखा है वो, ठीक। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शैल समूह, ठीक है, कौन सा शैल समूह भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है, ठीक है। शैल समूह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा शैल समूह है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जीवाश्म ईंधन का, ठीक है। तो इसको जीवाश्म ईंधन भी बोला जाता है। तो ये आपका जो चिमनी भट्टियों में हो गया, फिर कारखानों में प्रयोग किया जाता है कोयले का, ठीक है। और धातु पिघलाने के काम में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कोयला जो है आपका 3 प्रकार के पाया जाता है। बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और आपका एक हेमेटाइट है, ठीक है। हेमेटाइट शायद एक और है, उसका अपना नाम लीजिए। और सबसे जो उच्च कोटि का जो कोयला है वो आपका लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो पाया जाता है उच्च कोटि का, ठीक है। तो कौन सा शैल समूह है जो सर्वाधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है? वो आपका गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना शैल समूह के आपका कोयला प्रदान करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग नोट से लिख लीजिए गोंडवाना समूह से कब इसका निर्माण हुआ, ठीक है। गोंडवाना समूह के बारे में बात करें तो ये भारत में 98% कोयला प्रदान करता है। 98% कोयला इसी समूह से प्राप्त होता है। कोयला इसी समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। इसी समूह से प्राप्त होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। इसका निर्माण, ठीक है, यहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसका निर्माण, ठीक है। निर्माण कब हुआ था? कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के मध्य में हुआ था, ठीक है। कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के मध्य, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में भारत में दरारों की उत्पत्ति, भ्रंशों का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। और वहाँ पर अब जब आगे बढ़ा समय कालांतर में जुरासिक काल तक जाकर, जुरासिक काल को डायनासोरों का काल माना जाता है और डायनासोर बहुत विशालकाय जीव पाए जाते थे पृथ्वी पर। तो जब डायनासोर धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आए तो वो जो है कि धरती में जो दरार पड़े, भ्रंश पड़े, उसमें दबते चले गए और वनस्पतियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए, उसमें छोटे मोटे बड़े सब दबते चले गए भ्रंशों में। तो और उन्हीं का कालांतर में कोयले के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है,
ठीक है, उन्हीं का अवशेष है ये। ठीक, तो मध्य युग में हुआ था इसका। ठीक है, और वर्तमान समय में जो कोयला घाटी है उसका नाम देख लीजिए। वर्तमान में ठीक है, दामोदर सोन नदियों का नाम है ये। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी, ठीक है, फिर गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। आदि नदी घाटियों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है। ठीक, इस तरह से आप लोग नोट डाउन बना लीजिए, नोट्स कर लीजिए हर एक चीज़। ठीक है, कौन सा सेल समूह है? गोंडवाना समूह है। गोंडवाना भारत में 98% कोयला समूह इसी से प्राप्त होता है। और यह कौन सा किस प्रकार का कोयला प्रदान करता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस प्रकार का कोयला यह प्रदान करता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक, इतनी सारी चीज़ें फैक्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे आप लोगों का नोट्स भी है वो आपका एकदम सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा यानी कि जिसकी जो सीमा है समुद्र तल से लगी हुई हो। ठीक है, लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर हम मान लें, ठीक है, तो लंबी तटरेखा वाला राज्य यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा जो है भारत की वो आगे गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की कितनी? 1200, लगभग में 1214 किलोमीटर के लगभग में ये है। ठीक है, 1214 किलोमीटर के लगभग में यह लंबी तटरेखा वाला राज्य सबसे लंबा गुजरात राज्य की है। ठीक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने राज्य जो हैं भारत के वो तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, कुल कितने राज्य हैं तटरेखा से और स्थल सीमा से भी लगे हुए राज्य कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ज़रूर कमेंट करिए और वहाँ पर आप अपने नॉलेज को चेक करते रहिए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, यह कथन सर्वप्रथम किस पुस्तक में उद्धृत किया गया था? ठीक है, या लिखा गया था? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? पंच सिद्धांतिका है, लीलावती है, मत्तविलास प्रहसन है, आर्यभट्टीय है। ठीक है, तो यह जो लिखा गया है, यह जो कथन है किसका है? ये आर्यभट्ट का है। ठीक है, आर्यभट्ट 3री-4री शताब्दी ईस्वी में थे और उसी समय उन्होंने कहा कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर अपने जगह पर। ठीक है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि सूर्य अपने जगह पर स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, उसी को आप देखेंगे कि मध्यकाल में आकर यूरोप के विद्वानों ने सिद्ध किया और उनका नाम आता है कि उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, जबकि आर्यभट्ट ने भारत में पहले ही कह चुके थे। ठीक है, और आर्यभट्ट ने जीरो के दशमलव का जीरो की खोज की थी, जिसे 0 मान बोला जाता था। ठीक है, दशमलव का मानक स्थान। ठीक है, तो जीरो की खोज भी भारत में आर्यभट्ट ने ही किया है। ठीक है, और आर्यभट्ट के द्वारा ही कहा गया था पहली बार कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। और आर्यभट्ट की जो रचना है वो आर्यभट्टीयम है। ठीक है, आर्यभट्टीय है। ठीक, इनकी रचनाओं को आप लोग देख लीजिए किसकी किसकी ये रचना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिका अगर हम बात करें, पंच सिद्धांतिका जो है आपकी खगोल शास्त्र पर है, खगोल शास्त्र पर। ठीक है, और ये रचना है वाराहमिहिर की। किसकी रचना है? वाराहमिहिर की। और वाराहमिहिर कौन है? वाराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक आते थे। ठीक है, दूसरी बात
लीलावती, लीलावती, लीलावती किसकी रचना है? ये भास्कराचार्य की है। ठीक है, भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय मान कर चलिए, भास्कराचार्य। ठीक है, इनका नाम है, अगर अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो इनका नाम है भास्कर द्वितीय, भास्कर द्वितीय। ठीक, फिर इसके बाद देखिए मत्त विलास प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, ये आपका नाटक है मत्त विलास प्रहसन, नाटक है, हास्य नाटक है। और लीलावती जो है गणित पर पुस्तक है। लीलावती के बारे में पूछता है, हमेशा बहुत बार पूछा हुआ है कि यह किसकी पुस्तक है? गणित की पुस्तक है, भास्कराचार्य के, भास्कर द्वितीय की। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन है, ये महेंद्र वर्मन प्रथम का है। ठीक है, यह एक शासक हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम का यह पुस्तक है। और आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय लिख लिख लीजिए, आर्यभट्टीयम। ठीक है, भट्टियम भी लिखेंगे तो कोई वो गलत नहीं है, वो संस्कृत जो चीज़ें प्राचीन काल के, उसमें हम संस्कृत की चीज़ें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो ये आर्यभट्टीयम जो है ये आपका आर्यभट्ट का है, आर्यभट्ट का है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? जीरो की खोज, जीरो की खोज किया था। और सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही, इस बात का पहली बार आर्यभट्टी ने बात कही थी आर्यभट्टीयम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपकी संस्कृति से संबंधित है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा नामक पुस्तक किस पुस्तक पर टीका लिखी गई थी? ठीक है, बहुत ही इस तरह के प्रश्न शानदार होते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और थोड़ा टफ टाइप का है। ठीक है, कठिन प्रश्न है, इस तरह का पूछे जा रहे हैं। तो किस पुस्तक पर टीका पूछा जा रहा है कि मिताक्षरा नामक पुस्तक जो है किस पर टीका लिखी गई थी? मनुस्मृति पर है, नारद स्मृति पर है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर, भगवद गीता। स्मृति ग्रंथों की रचना जो की गई है वो कई सालों में की गई थी। ठीक है, और स्मृति ग्रंथ जो है सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, सामाजिक नियम कानून पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अगर मनुस्मृति के बारे में बात करें तो मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी गई हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के बारे में मनुस्मृति बात करता है, ठीक है, हम मनुस्मृति के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से महिलाओं की बात करता है वो अच्छी भी है, और कहीं पर बात करता है कि अगर उनका जो मनुस्मृति बात करता है कि महिलाएं जो हैं समाज में वो सभा समिति में जो कोई संगोष्ठी वहाँ पर भाग ले सकती हैं, समाज की राजनीति में भाग ले सकती हैं, मनुस्मृति वैसा बोलता है। और वहीं पर कहीं सामाजिक स्थिति में महिलाओं को गिराते हुए बोलता है कि महिलाओं में जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो उनको घर से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय महिलाएँ जो हैं अपवित्र होती हैं, दूषित होती हैं। अगर वो घर में रहेंगी तो वहाँ के जो देवी देवता हैं वहाँ पर वो नाराज़ होंगे और वो घर से चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो दरिद्रता आएगी, फिर पतन हो जाएगा। इस तरह की बातें मनुस्मृति कहता है। लेकिन राजनीति में वहीं पर महिलाओं की भागीदारी भी दिखाता है। ठीक है, और जो सामाजिक चीज़ें हैं, अगर मनुस्मृति की राजनीति के बारे में बात करें तो मनुस्मृति से ही जो भारत का जो सामाजिक व्यवस्था, जो नियम कानून बनाए गए थे, किस प्रकार से समाज का स्तरीकरण किया गया था। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मनुस्मृति में दिखाया गया, बताया गया था। और समाज के वर्गों के बारे में बताया गया था, समाज के कार्यों के बारे में बताया गया था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति में भी अच्छी बातें कही गई थी। ठीक है, और जो स्त्रियों की दशा के लेकर भी अच्छी बातें हैं और कुछ ख़राब बातें हैं। लेकिन जो जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करता है मनुस्मृति, वो कहीं ना कहीं उल्लेखनीय भी है, अच्छी भी हैं, ख़राब भी हैं। ठीक है, तो बशर्ते यही है कि हम लोग किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं उसके। तो मनुस्मृति के लिए जितनी धारणाएं भारत में बनाई गई हैं कि ये इस प्रकार की पुस्तक है, उस प्रकार की पुस्तक है, जो गलत धारणाएं बनाई गई हैं, वो आप लोग उसको थोड़ा सा साइड करके देखिए कि उस समय जो समाज का स्थिति था, क्या वो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी या नहीं ज़रूरी थी। ठीक है, ज़रूरी थी कि क्यों थी, या नहीं थी तो क्यों नहीं थी। ठीक, क्योंकि मनुस्मृति की रचना जो की गई वो कई सालों में की गई है। ठीक है, कई वर्षों में। और जब इतिहास पर हम लोग बात करेंगे तो इसमें स्मृति ग्रंथों पर बात किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि मनु
क्या काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, नारद काल्पनिक है वास्तविक है, याज्ञवल्क्य काल्पनिक है या वास्तविक है, या इनके नामों पर ये जो नाम हैं ये बहुत ही फेमस भारतीय समाज में नाम है, भारतीय माइथोलॉजी में नाम बहुत अच्छे हैं, भारतीय धार्मिकता के मामले में बहुत ही नाम अच्छे हैं। और मनु को तो धरती पर पहला व्यक्ति माना जाता है। मनुवस्वत करके एक व्यक्ति थे। वर्तमान में जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलते हैं, उसमें जिस तरह से बताया गया है, तो मनुवस्वत में पहले व्यक्ति थे जो भारत धरती पर पैदा हुए थे। ठीक है, तो उनके नाम पर अगर कोई चीज़ें लिखी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम जिस प्रकार से है वो कहीं ना कहीं समाज में आदरणीय होगा, सम्माननीय होगा। और नारद आप देखेंगे कि नारद जो है आप देवताओं में पाए जाते थे। ठीक है, तो उनकी अगर नाम पर भी कुछ लिखा जा रहा है तो वो भी उस तरह से देखा जाएगा, आदरणीय, सम्माननीय। ठीक है, याज्ञवल्क्य की अगर बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये भी आपके महर्षियों में आते थे, बहुत ही फेमस महर्षि थे, प्रसिद्ध महर्षि थे। इनके नाम पर भी अगर कुछ लिखा जा रहा है तो वो भी समाज में उल्लेखनीय होगा, सम्माननीय होगा और आदरणीय होगा। तो क्या ऐसी दशा आई भारत में कि इस प्रकार की इनके नामों पर ये चीज़ें लिखी गई? क्योंकि इनकी रचनाओं का कालक्रम जब देखेंगे तो यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक, हर्ष के संवर्धन के काल तक, और यहाँ तक कि मध्यकाल में भी स्मृतियों की रचना की जा रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इतिहास में पढ़ा जाएगा, बात किया जाएगा इन स्मृति ग्रंथों के बारे में कि क्या नारद काल्पनिक है, मनु काल्पनिक है, याज्ञवल्क्य काल्पनिक है, इनके नाम पर जो चीज़ें लिखी गई क्या वो सही हैं, गलत हैं, कहाँ हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। अगर भागवत गीता के बारे में बात करें तो भागवत गीता जो है महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देने वाली देते हुए को जो उपदेश दिए थे वो आपका भागवत गीता में वर्णित है। भगवत गीता 3 भागों में विभाजित है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस तरह से समझ लीजिए कि पुस्तकों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात किया जाएगा। मनुस्मृति की रचना शुरुआत हुआ था पुष्यमित्र शुंग के काल में, नारद और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है गुप्त काल में शुरुआत हुआ था लिखने। ठीक है, तो कई सालों में लिखी गई हैं, तो इसलिए इनके जो अगर एग्जैक्ट जो राइटर हैं उनके बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो काल्पनिक नज़र आएंगे, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतिहास वाले चैप्टर में। तो उसमें हम लोग सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में कभी भी सार्वत्रिक मत लेकर मत चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, विषयों में, वहाँ पर कोई भी मत जो है खंडन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जो कोई बात हम आपसे बात करेंगे वो अपने अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जो नॉलेज है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिताक्षरा की अगर हम बात करें, ठीक है, मिताक्षरा की अगर हम बात करें तो मिताक्षरा जो है एक हिंदू विधि की पुस्तक है मिताक्षरा। और नारद स्मृति के बारे में अगर हम बात करें तो नारद स्मृति में कृषि संबंधी कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, इस बात के मनुस्मृति में सामाजिक चीज़ें हैं, ये राजनीति की चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। नारद स्मृति में एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं, कृषि से संबंधित हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति में विधि से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं भारतीय समाज में। ठीक है, कानून, लॉ, इस तरह की चीज़ें याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलती हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही मिताक्षरा जो है आपका टीका लिखी गई थी। ठीक है, मिताक्षरा जो है ये हिंदू विधि की किताब है। मिताक्षरा पर हम लोग इतिहास में बात करेंगे, क्योंकि मिताक्षरा और एक पुस्तक और है दाय भाग करके, जीमूतवाहन की है। ठीक है, वो भी आपके हिंदू लॉ से संबंधित है। तो इन दोनों पुस्तकों पर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात किया जाएगा इतिहास वाले सब्जेक्ट में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपने सुझाव को देते रहें। ठीक है, तो और भी सारे चीज़ें जो हम लोग बात लेकर आएंगे। ठीक है, हिंदू विधि की पुस्तक है, हिंदू विधि की पुस्तक है। ठीक है, कि इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना किया था विज्ञानेश्वर ने। इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने किया था, विज्ञानेश्वर ने किया। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक पुस्तक है दाय भाग करके, एक पुस्तक है दाय भाग। दाय भाग की रचना जो किया था जीमूतवाहन ने किया था, जीमूतवाहन ने किया था। ठीक है, और स्मृति ग्रंथों के बारे में तो वो तो आप लोग जब हम लोग इतिहास के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारी लोग इससे संबंधित हैं। तो किसका नाम
एग्जैक्ट राइटर का नाम यहाँ पर स्मृति ग्रंथों का नहीं मिलता है। ठीक है, भगवद गीता का आप मान के चलिए कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के शांति पर्व में, शायद शांति पर्व में उपदेश दिए थे, वही को उस भगवद गीता में संकलित है। भगवद गीता 3 भाग में विभाजित है, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग में। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मिताक्षरा किसकी है, पुस्तक की टीका है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी गई थी। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सुनकर जो चीज़ें बताई गई हैं उसको आप नोट डाउन करिए, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि क्या चीज़ें बात करनी है आगे चलकर और किस पर बात करनी है, किस विषय पर बात करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और मिताक्षरा और दायभाग जो है, हिंदू जो लॉ है भारत में, हिंदू लॉ जिसे बोला जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिताक्षरा और दायभाग। ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और आने वाले आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहें तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की किस पुस्तक का सर्वाधिक बार अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है? ठीक है, किस पुस्तक का सर्वाधिक बार अन्य भाषा में? ठीक है, बहुत ही इस तरह के प्रश्न आप लोगों से अगर पढ़े हैं तभी आप लोगों को पता होगा, नहीं तो हमेशा वो गलत होगा। हितोपदेश है, पंचतंत्र है, देवी चंद्र गुप्ता में महाभारत है। ठीक है, अब लोग बताइए कि हितोपदेश की रचना किसने किया था? इसकी रचना आप लोगों के बारे को बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पंचतंत्र जो है सबसे ज़्यादा जो अन्य भाषा में अनुवाद किया गया था वो पंचतंत्र किया गया था। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। ठीक है, विष्णु शर्मा की है। महाभारत वेद व्यास है, वेद व्यास सहस्त्राब्दी, इसमें लगभग में 1000 श्लोक हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इसको बोला जाता है महाभारत को। देवी चंद्र गुप्तम की रचना किया था विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने। ठीक, और देवी चंद्र गुप्तम में आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के लड़के रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में इसमें मिलता है। रामगुप्त के ऐतिहासिकता के पर प्रकाश पड़ता है देवी चंद्र गुप्तम में। ठीक है, और हितोपदेश के बारे में आप लोग बताइए कि हितोपदेश की रचना किसने किया था। और जो भारत के जो सर्वाधिक पुस्तक है किसकी अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र की सबसे ज़्यादा बार अनुवाद किया गया है और विष्णु शर्मा की पुस्तक है। और यह नैतिक शिक्षा पर पुस्तक है। किस पर है? नैतिक शिक्षा पर पुस्तक यह बात करती है। और हितोपदेश भी आपके नैतिक शिक्षा पर है। ठीक है, नैतिक शिक्षा पर, यानी कि जो आपकी विवेक शक्ति है उसके बारे में ये बात करती है। ठीक है, यानी कि अगर एक शब्द में हम बात करें तो आदमी की IQ के बारे में बात करती है। ठीक है, IQ की जितनी होती है उसके बारे में बात करती है, यानी कि नैतिक शिक्षा के बारे में बात करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोगों का नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। नव साशांक चरित परमार राजवंश, कर्पूर मंजरे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, मालविकाग्निमित्रम शुंग राजवंश, गीत गोविंद मौर्य राजवंश। इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया उसे और एक तरफ राजवंश का नाम दिया गया और पूछा गया है। ठीक है, किसमें राजवंश का इतिहास मिलता है, कौन सी पुस्तक किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं, पूरा हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, और उससे आप लोग प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास पुस्तकों और उसके राजवंशों से संबंधित, क्योंकि ये लोग राज दरबारी कवि रहते हैं, तो ये उनके गुणगान में, यानी कि उनके अच्छाइयों में इस तरह की पुस्तकें लिखी जाती हैं और जिससे उनके राजवंश के इतिहास के बारे में चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति यदि किसी के राज दरबारी कवि है तो वहाँ पर उसकी अच्छाइयों का ही तो वर्णन करेगा। इसको अपने जान से हाथ तो धोना नहीं है कि उसकी बुराइयों का भी उसमें वर्णन करे। ठीक है, तो इससे इस तरह से पुस्तकों से सिर्फ यही पता चलता था कि कौन सा राजा किस प्रकार का शासन प्रशासन चलाता था। शासन प्रशासन के बारे में बातें मिलती हैं, लेकिन अगर वही लेखक जो है प्रजा के बीच में घूमकर उस पुस्तक की रचना करता तो उससे पता चलता कि राजा का व्यवहार जो प्रजा के प्रति, जनता के प्रति किस प्रकार से, वो भी पता चलता। तो बुरी चीज़ें भी पता चलती, अच्छी चीज़ें भी पता चलती। ठीक है, तो इस तरह से जो पुस्तकें मिलती हैं वो राजा के जो शासन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताती हैं। ठीक है, तो नव साशांक चरित की अगर हम बात करें, नव साशांक चरित,
ठीक है, शशांक चरित। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे जो आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछ लेगा या डायरेक्ट पूछ लेगा एक एक पुस्तक का नाम देकर, या तो आपको मिलान करने के लिए देगा। हम आपको मिलान करने वाली चीज़ें ज़्यादा बताते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, जिससे इस तरह से देखिए इसमें आप लोगों की 4 पुस्तकें कंप्लीट हो गई और एक जो इसमें से गलत होगा वो भी तो एक पुस्तक जाएगा उसमें, यानी कि 5 चीज़ें यहाँ पर 5 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, 9 शशांक चरित जो है ये पद्मगुप्त की रचना है, पद्मगुप्त की रचना। पद्मगुप्त की रचना ये किससे संबंधित? परमार राजा से, परमार राजवंश से संबंधित है, परमार राजवंश। और परमार राजवंश में एक राजा हैं राजा भोज करके, उनके इतिहास के बारे में इसमें मिलता है, राजवंश। ठीक है, परमार राजवंश। और किस राजा के बारे में मिलता है? भोज के बारे में मिलता है, राजा भोज के बारे में। ठीक, कर्पूर मंजरी की अगर हम बात करें, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी की जो रचना किया था राजशेखर ने किया था। ठीक है, राजशेखर। और ये किसके राज दरबारी कवि थे? आप देखेंगे कि ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक, फिर मालविकाग्निमित्रम की अगर हम बात करें, मालविकाग्निमित्रम आपका एक कालिदास की महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि शुंग का, पुष्यमित्र शुंग का लड़का है अग्निमित्र, और उसके और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अब सोचिए कि कालिदास कहाँ है? गुप्त काल में है। ठीक है, तीसरी शताब्दी में लगभग में है, और रचना कहाँ से कर रहे हैं? आपका पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से, यानी कि आपका मान चलिए कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम जो है इसकी किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक, और यह संबंधित है, आप देखेंगे ये एक नाटक है, ये आपका शुंग वंश से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग के लड़के अग्निमित्र का मालविका के साथ प्रणय संबंध की इसमें रचना की गई है। ठीक है, प्रेम संबंध की, शुंग राजवंश। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए गीत गोविंद, गीत गोविंद एक गीति काव्य है। ठीक है, इसमें इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो गीत है। ठीक है, संगीत में, पद्य में लिखी गई हैं। गीत गोविंद की रचना जो किया गया था ये जयदेव के द्वारा किया गया था, जयदेव इसकी रचनाकार हैं, और यह संबंधित है बंगाल के सेन राजवंश से। ठीक है, सेन राजवंश से, सेन राजवंश। और सेन राजवंश कहाँ था? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में सेन राजवंश उसमें था। और ये किसके बारे में कहता है? सेन राजवंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन से संबंधित है। ठीक है, सेन राजवंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन से संबंधित है। ठीक है, और एक जो मौर्य वंश का, ये आपका ऑप्शन गलत है। और मौर्य वंश की अगर हम बात करें, मौर्य वंश के, तो मुद्रा राक्षस का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के बारे में मिलती हैं। ये किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, मुद्रा विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस में ही आप देखेंगे कि मौर्यों के लिए विरीसल शब्द का प्रयोग किया गया है, और विरीसल का अर्थ होता है जो निम्न कुल में पैदा होते हैं। ठीक है, इसकी पुष्टि जो किया था रोमिला थापर ने किया था। रोमिला थापर की एक पुस्तक अर्ली इंडिया करके, उसमें उन्होंने बताया है कि विशाख दत्त ने विरीसल शब्द का जो मुद्रा राक्षस में प्रयोग किया है, विरीसल शब्द का, वो मौर्यों के लिए हुआ है। और विरीसल शब्द जो है आपका निम्न कुल से उत्पन्न होने वाले बच्चों के लिए है, या तो पुत्रों के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से रोमिला थापर अभी भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा बूढ़ी हो गई हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका वो प्रोफेसर रह चुके हैं, दिल्ली की जेएनयू में। ठीक है, तो अर्ली इंडिया उनकी एक पुस्तक का नाम है। और रोमिला थापर का अगर आप यूट्यूब पे एक लेक्चर देखिए नेशनलिज्म पर, ठीक है, राष्ट्रवाद पर उन्होंने एक लेक्चर दिया है। ठीक है, वो लेक्चर आप सुनिए, बहुत ही गजब का लेक्चर है अगर आप राष्ट्रवाद के बारे में जानना चाह रहे हैं तो। ठीक है, रोमिला थापर का। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, इसमें मौर्यों का इतिहास मिलता है, मौर्य राजवंश। ठीक है, मौर्य राजवंश।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। ये आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें जानकारी हमने आपको दे दी, जिससे आप लोग जब नोट्स तैयार करेंगे तो आपकी जो नोट्स है वो एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होते हुए जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम लोग इतिहास के सब्जेक्ट में बात किया जाएगा। इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोग चैनल से जुड़िए और वहाँ पर आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल से जुड़ ही जाएँ। ठीक है, जिससे इसमें जितनी भी श्रृंखला है, उसमें जो जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं, जितनी व्याख्या की जाती है, वो आपको प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। अभी हमने पिछले श्रृंखला में बात किया था। अब जीएस श्रृंखला 26 देखिए, उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में, इतिहास, प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमने बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कब जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ में कितने थे? चलिए हम बता दे रहे हैं। प्रारंभ में 10 थे। कब जोड़े गए थे? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताया है। और कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, और किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है, और तीसरी बात है कि 11वां की अगर हम बात करें, 11वां कब जोड़ा गया? ये सन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, सन 2002 में जोड़ा गया। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, सन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 11वां 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या था वो? ठीक है, बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? या तो आपके माता पिता होंगे, यहाँ पर कोई संरक्षणकर्ता होगा, संरक्षककर्ता। ठीक है, या यहाँ पर कोई प्रतिपाल्य होगा। ठीक है, प्रतिपाल्य। ये जो चीज़ें हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे माता पिता, संरक्षणकर्ता या प्रतिपाल्य, कोई उसको बच्चे का गार्जियन होगा, वो उसके लिए उपलब्ध कराएगा। और कब जोड़ा गया था? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है। और एक अनुच्छेद और भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। वो भी 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे कि अनुच्छेद 45 में भी इस प्रकार की चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो वहाँ पर राज्य जो है उनको शिक्षा और जो निःशुल्क सहायता है उसको उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 11वां तत्व है। ठीक, इन चारों चीज़ों के बारे में आप 3 चीज़ों के बारे में याद रख लीजिए। और कौन सा संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में और लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। ठीक है, इस तरह से भी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी शिक्षा से, और सब चीज़ें बता दी। लगभग में आप लोगों का शिक्षा से कोई भी प्रश्न इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिली 11वें मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
क्या पूछा है? मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगीत का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, देश की रक्षा करें, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना। ठीक है, तो आप लोग अगर मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में भारत के संविधान भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रगीत की बात नहीं की गई है, राष्ट्रगान की बात किया गया है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिया है उसमें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें, इस तरह से। ठीक, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए और आप लोग मौलिक कर्तव्य एक जगह लिख लीजिएगा रहो। ठीक है, और उसके बारे में इतिहास लिख लीजिए, कौन कौन सा सरदार सरोवर सिंह समिति है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, रूस के संविधान से लिया गया है। और 11वां जब जोड़ा गया तो 10 थे, जो 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो आपका बच्चों को 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। कौन? गार्जियन, प्रतिपाल्य, संरक्षक और माता पिता। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें बात की गई हैं। ठीक, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आप लोगों का नोट्स जो है मौलिक कर्तव्य का एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो कहीं भी उधर से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो कहीं भी भटकेगा नहीं। ठीक है, और आप लोगों को मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए और क्रम भी याद होने चाहिए। ठीक है, क ख ग घ करके इस तरह से भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ABCD करके भी याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग राष्ट्रपति पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 52 से 61 की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति, चलिए हम यहाँ पर नोट से लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। ठीक है, कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, यानी कि यही है आपकी। फिर वर्तमान समय में दूसरे नंबर पर अगर हम लिख दें वर्तमान, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, वर्तमान समय में दूसरे नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं ये। ठीक, और राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। ठीक, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, और हमको लग रहा है कि ये पहली भी हैं और आखिरी भी हैं, इनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री भारत में बना ही नहीं। ठीक है, ये है श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है। ठीक, प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर हम बात करें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कौन है? वो है सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। और ये बताइए किस राज्य की थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगर प्रथम महिला राज्यपाल हम बात करें, प्रथम महिला राज्यपाल, अगर प्रथम महिला राज्यपाल की अगर हम बात करें तो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बना है अभी तक। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, और महिला मुख्यमंत्री बहुत सारी हैं, जैसे ममता बनर्जी मान लीजिए। ठीक है, अभी पश्चिम बंगाल की हैं। फिर उसके बाद बहन मायावती जी थी। ठीक है, तो और फिर आप
इस तरह से एक लोग और भी हैं, उमा भारती हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और महिला राज्यपाल की बात करें तो राज्य सरोजिनी नायडू हैं, और ये भी बहुत सारी, आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी आपकी महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। और राज्यपाल एक राज्य से दूसरे राज्य का, 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, और आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, नई नई मिल रही हैं। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग जुड़े, तो जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र, वैसे भारत में संघ का उल्लेख है, ठीक है, गणतंत्र का उल्लेख नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है अब भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत इज दैट इंडिया वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है। वहाँ पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इंग्लिश में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसलिए प्रयोग किया गया है कि यूनियन में आप फेडरल में क्या होता है कि फेडरल की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका का है, तो फेडरल में वो लोग अपने संघ से अलग हो सकते हैं, कोई भी राज्य संघ से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन शब्द का अगर प्रयोग किया जाए, वो भी संघ है, तो यूनियन में कोई भी चीज़ वहाँ पर अलग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए भारत के संविधान में भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम हैं? 2 नाम है, सिर्फ इसका ध्यान दीजिएगा। अगर कभी पूछ देता है कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है, तो सिर्फ 2, जिसमें इंडिया और भारत का नाम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा के स्पीकर। भारत का राज्यपाल तो होता ही नहीं है, इसको पहले ही निकाल दीजिए। यहाँ पर ये राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। कभी सुने भारत का राज्यपाल? भारत का राज्यपाल की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोकसभा के स्पीकर वह आपका लोकसभा तक ही सीमित है, ठीक है, उसके बाहर का उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक। भारत का प्रधानमंत्री ये मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, ठीक है। भारत के केंद्र के मंत्रिमंडल का, यानी कि अनुच्छेद 74 और 75 के अधीन जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, उसके अधीन जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसका जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपका भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। जितने भी कार्य किए जाएंगे भारत में, वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है, जो केंद्र का मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके सलाह पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में की गई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जितने भी भारत में कार्य किए जाएंगे, चाहे विदेशों में कार्य किए जाएंगे, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम ही किए जाएंगे। और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। तो आप लोग इस श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहिए, और अपने तैयारी को, नोट्स को बनाते रहेंगे, तो जिससे आप लोगों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीक़ा से करते रहिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी गई हैं, तो आप लोग जब सहयोग प्रदान करेंगे तभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे दिशा निर्देशन में लेकर चल रहे हैं, और सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट्स तैयार करिए, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, यह सीरीज जीएस श्रृंखला पसंद आएगी, ठीक है जी। और हमेशा की तरह शानदार तरीके से प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है, और प्रत्येक एग्ज़ाम में से लेकर प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। इसमें के जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी एक्सप्लेनेशन है, वो सारे के सारे आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। अभी आप देखेंगे कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्ज़ाम होने वाला 28-29 अक्टूबर को, 30 सितंबर को लगभग में BRPCS का एग्ज़ाम है शायद। फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी आर ओ का आने वाली है, अगले महीने में शायद वैकेंसी आ जाए अक्टूबर में, और UPPCS आएगा। इन सभी एग्ज़ाम्स में, इन सभी परीक्षाओं में आप लोगों को यह GS श्रृंखला जो है बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो
तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार श्रृंखला लेकर और एक लेक्चर लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।